हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने सत्ता की साझेदारी चैप्टर को देखा था। इस वीडियो में हम उसके आगे के पार्ट को देखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट। इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों ही देशों की कहानियों को, दोनों ही देशों की केस अध्ययन को हमने समझा कि किस तरीके से वहाँ पर अलग अलग जाति बुनावट, समुदायों के बीच में अलग अलग जाति बुनावट होने के कारण से वहाँ पर किस तरीके से जो विपरीत परिस्थितियाँ थी वह उत्पन्न हुई और वहाँ की सरकार ने उन परिस्थितियों को किस तरीके से अपनी अपनी समझदारी के हिसाब से हल किया। बेल्जियम की बात करें तो वहाँ की सरकार ने जो बेल्जियम मॉडल लेकर आए वह बिल्कुल ही प्रसिद्ध मॉडल रहा और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ के लोगों को सम्मान मिल गया। वहीं पर अगर हम बात करें कि इसकी श्रीलंका की, तो श्रीलंका की सरकार ने जो कदम उठाए वह बिल्कुल ही व्यर्थ थे, सही तरीके से उन्होंने कदम नहीं उठाए और जिसके जो परिणाम था वह हमने क्या देखा कि परिणाम यह हुआ कि वहाँ पर गृह युद्ध हो गया। तो अब हम समझते हैं कि जो सत्ता की साझेदारी होती है यह क्यों ज़रूरी होती है। जब हमें सत्ता मिलती है, जब हमारे पास शक्ति होती है, जब हम सरकार बनाते हैं तो हमें अपनी शक्तियों को साझा करना चाहिए, मतलब उसे क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। तो सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है ना। तो देखा था हमने कि बेल्जियम में सरकार ने क्या किया था, अपनी जो सत्ता थी, उनके पास जो पावर थी, शक्ति थी, उसको क्या किया था, उसको साझा किया था, उसको बांटा था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ बांटा था और सामुदायिक सरकार बनाई थी, है ना। तो इस तरीके से शक्तियों को जब बांटा तो उससे क्या हुआ, वहाँ पर दोनों ही सामाजिक समूहों के बीच में टकराव नहीं हुआ, ठीक है ना। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी से क्या होता है कि जो सामाजिक समूह होते हैं उनके बीच में टकराव का अंदेशा जो होता है वह कम हो जाता है। अब इसके संदर्भ में हमारे पास दो तर्क आते हैं, तो उन तर्क को समझ लेते हैं हम। पहला हमारा आता है युक्तिपरक और दूसरा हमारा आता है नैतिक परक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, युक्तिपरक को। तो यह लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगा कर लिया जाता है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव की संभावना कम हो जाती है, ठीक है ना। तो युक्तिपरक जो तर्क होता है किसके लिए, सत्ता की साझेदारी के लिए, उसको ऐसा माना जाता है कि ये लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है ना। अब देखिए, यदि हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, वहाँ युक्तिपरक को भी ध्यान में रखा और नैतिक परक अभी हम पढ़ेंगे उसको भी ध्यान में रखा, है ना। यदि मान लीजिए वहाँ की सरकार इस तरीके के कदम नहीं उठाती तो उससे क्या होता, पूरे ही देश को हानि होती है ना, गृह युद्ध हो जाता है ना। वहाँ की आर्थिक विकास जो होता है वह क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है, वहाँ पर कई लोगों की मृत्यु होती, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें नैतिक तर्क की, तो यह सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। सत्ता की साझेदारी क्या होती है, लोकतंत्र की आत्मा होती है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे भारत देश की, तो हमारे भारत देश में भी जो सत्ता होती है उसमें क्या किया गया है, साझेदारी करी गई है ना। शक्तियों को अलग अलग बांटा गया है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यह दो तर्क हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यह समझ में आया हमें कि जो लोकतंत्र होता है, ठीक है ना, तो लोकतंत्र का मतलब ही होता है जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए ताकि लोगों में एकता और शांति बने रहे, है ना। तो किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए वहाँ पर लोगों में एकता और शांति ज़रूर बनी रहनी चाहिए। और एकता और शांति को बनाए रखने के लिए क्या होना ज़रूरी है, सत्ता की साझेदारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आगे देखते हैं हम। अब हम जानते हैं सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, कि ये जो सत्ता की साझेदारी होती है, कि ये जो सत्ता में जो लोग होते हैं, जो सरकार बनाते हैं, उनके पास जो शक्तियाँ होती हैं वह शक्तियाँ किस तरीके से किस किस रूप में बांटी जाती है। तो पहला जो रूप आता है या प्रकार आता है सत्ता की साझेदारी का, वह होता है शासन के विभिन्न अंगों के बीच। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहते हैं। देखिए, सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कक्षा 9 में आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो सरकार है उसके 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, व्यवस्थापिका जिसे हम विधायिका भी बोलते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और यह तीनों के पास ही क्या होती है, अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। व्यवस्थापिका के पास
कानून बनाने का अधिकार होता है, शक्तियां होती हैं। कार्यपालिका के पास उस कानून को, जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है, उस कानून को लागू करने की शक्तियां होती हैं। वहीं पर न्यायपालिका जो होती है वह इन दोनों के बीच में समन्वय बना के रखती है तथा जो हमारा संविधान होता है उसको, उसकी व्याख्या करने का जो अधिकार होता है या पावर होती है, शक्ति होती है, वह न्यायपालिका के पास होती है। तो इस तरीके से इसे हम क्षैतिज वितरण इसलिए कहते हैं कि ये तीनों ही अंग जो होते हैं वह आपस में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते हम कि व्यवस्थापिका ज़्यादा ताकतवर है या न्यायपालिका ज़्यादा ताकतवर है। सभी के पास अपनी अपनी क्या होती हैं, शक्तियाँ होती हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, देश में विभिन्न सरकार के अंगों में क्या करते हैं, हम सत्ता की साझेदारी करते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो पहला प्रकार क्या हुआ हमारा, शासन के विभिन्न अंगों के बीच। दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं हम, तो दूसरा जो प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं शासन के विभिन्न स्तरों के बीच। ठीक है ना, विभिन्न स्तरों के बीच। तो पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय सरकार तथा अलग अलग सरकार हो। कैसे, इसे हम अभी अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि पूरे देश के लिए बनने वाली एक सरकार जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार बोलते हैं, है ना। और फिर क्या बोलते हैं, जो प्रांत या क्षेत्रीय सरकार होती है उसे हम राज्य सरकार बोलते हैं। और फिर जो बिल्कुल जो गाँव वगैरह में सरकार होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय सरकार बोलते हैं। तो ये हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, विभिन्न स्तरों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सत्ता की साझेदारी कर रहे हैं। मतलब हम शक्तियों को बांट रहे हैं। केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्ति होंगी, फिर राज्य सरकार के पास शक्तियाँ होंगी और इस तरीके से फिर कुछ शक्तियाँ स्थानीय सरकार के पास होंगी। तो हमने देखा कि अंगों के बीच में भी सरकार ने क्या किया, अपनी शक्तियों को बांटा, और विभिन्न स्तरों के बीच में भी क्या किया, सरकार ने अपनी शक्तियों को साझा किया। ठीक है, आगे के रूप को समझते हैं हम। तो देखिए तीसरा जो प्रकार होता है सत्ता की साझेदारी का, वह होता है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में मतलब जिस भी देश में हम रह रहे हैं, इस देश में विभिन्न विभिन्न सामुदायिक समूह वगैरह होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, बेल्जियम की सामुदायिक समूह या सामुदायिक सरकार। हमने देखा था बेल्जियम में क्या बनी थी, सामुदायिक सरकार बनी थी। और वह सामुदायिक सरकार क्या करती थी, अलग अलग अपने भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा चयनित होती थी और फिर वह उनके लिए शिक्षा से जुड़े, है ना, रोजगार से जुड़े या संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर क्या करती थी, निर्णय लेने का अधिकार था। ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर कुछ देश में के संविधान और कानून में यह प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। तो कई बार क्या होता है कि किसी देश में कुछ ऐसा पिछड़ा वर्ग होता है जो मूल रूप से सही तरीके से अस्तित्व में नहीं आ पाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको बढ़ाने के लिए हमारे संविधान में, कानून में प्रावधान होते हैं। जैसे कि अगर हम भारत में बात करें तो भारत में हमारे पास क्या है, आरक्षित चुनाव क्षेत्र है ना। आरक्षण दिया जाता है ऐसे लोगों को, ओबीसी, एससी और एसटी एससी लोगों को क्या किया जाता है, वहाँ पर संरक्षण दिया जाता है, उनको आरक्षण दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वह लोग भी यहाँ पर अस्तित्व में आ सकें, सरकार में आ सकें और उनके साथ भी क्या हो सके, जो सत्ता की जो पावर है, शक्तियाँ हैं, वह क्या करी जा सके, साझा किया जा सके उनको। ठीक है, आखिरी पॉइंट को देखते हैं हम और समझते हैं कि विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन। ठीक है ना। तो विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन के बीच भी क्या किया जाता है, हम शक्तियों को साझा करते हैं, मतलब बांटते हैं। देखिए किस तरीके से, इसके द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोग के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग विभिन्न क्या होती हैं, पार्टियाँ होती हैं भाई। कांग्रेस होती है, बीजेपी होती है ना, आम आदमी पार्टी, इस तरीके कई सारी पार्टियाँ होती हैं और इन सभी में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, ये दल बनते हैं, इनको बनाने की पूर्ण क्या है, स्वतंत्रता है। और इनके पास क्या होता है, शक्तियाँ होती हैं। जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो इनको भी शक्तियाँ मिल जाती हैं। हित समूह होते हैं, जैसे कि विभिन्न हम देखते हैं व्यापारी जो होते हैं वह समूह बना लेते हैं अपना, है ना, शिक्षक समूह बना लेते हैं।
और अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए क्या कर सकते हैं, वह पूर्ण रूप से लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना। गठबंधन सरकार क्या होती है कि जब कोई सरकार पूर्ण रूप से जनमत हासिल नहीं कर पाती तो वह क्या करती है, दूसरी जो छोटी पार्टियां होती हैं उनको अपने में शामिल कर लेती है। तो यह क्या हो रहा है यहाँ पर, जो बड़ी पार्टी है उसने क्या किया, अपने अंदर छोटी पार्टियों को शामिल कर दिया ताकि अपनी शक्तियों को वह क्या कर सके, उनसे भी साझा कर सके। ठीक है ना। इसके अलावा सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न समितियां, यह कुछ उदाहरण है किसके, आपके विभिन्न दबाव और सामाजिक समूह के, है ना, आंदोलन के। तो इस तरीके से विभिन्न दल, हित समूह और गठबंधन सरकार या फिर विभिन्न सरकार द्वारा बनाई गई समितियों द्वारा भी क्या किया जा सकता है, जो सत्ता की साझेदारी है उसको किया जा सकता है, मतलब शक्तियों को क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो इस तरीके से यह जो आपका अध्याय था सत्ता की साझेदारी वह कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो।